नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी विद संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड का भी एक महीने बाद एग्ज़ाम है। तो उसी के लिए जो बायोलॉजी की है यानी साइंस के अंदर जो बायोलॉजी का पोर्शन आता है उसी की टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो हम शुरू कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो पहली यूनिट आती है वो सेल बायोलॉजी से संबंधित आती है। तो इसमें इस चैनल के ऊपर मैंने सेल बायोलॉजी से संबंधित एक मैराथन वीडियो डाला है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सेल बायोलॉजी है उसके अंतर्गत मिल जाएगी। लगभग 3 घंटे की क्लास है। इसके अलावा मैंने अलग जो अन्य लेक्चर है वो भी हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, वो भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा फिजियोलॉजी से संबंधित लेक्चर हम वो पहले से डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी ज़रूर देखिए। और साथ में जो क्वेश्चन है यानी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चंस हम इस चैनल के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो कंप्लीट लेक्चर के माध्यम से हम करेंगे तो कंप्लीट सिलेबस हमारा एक महीने में कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जो क्वेश्चंस के माध्यम से करेंगे तो एक महीने में हम कंप्लीट जो टॉप सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। तो इसमें आज हम जो सेकेंड यूनिट के अंदर टॉपिक आता है जेनेटिक्स, जिसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल का और साथ में जो 12th बेस का वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी है वो आज इसके अंतर्गत लेकर चल रही हैं। और इसमें लगभग 1 या 2 पार्ट आपके बनेंगे, जिसमें फर्स्ट इस वीडियो में हम लगभग 50+ क्वेश्चन देखेंगे और अगले वीडियो में 50+, इस प्रकार से आपके लगभग 100+ क्वेश्चन हो जाएंगे। और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आपका कंप्लीट रिवाइजन हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें यह भी ध्यान में रखिए कि जितने भी पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके पीएमटी है, नीट है, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन भी हमने इसमें शामिल किए हैं। और जो इम्पोर्टेंट बीच में थ्योरी आएगी तो वो भी आपको मैं समझाता हुआ चलूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ। अगर आप आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका जेनेटिक्स कंप्लीट आता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नीट की अगर तैयारी कर रही हैं तो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरे क्वेश्चन तैयार हैं। इसके अलावा सेकेंड ग्रेड के लिए स्पेशली ये बनाए गए हैं। और अन्य हम बात करें जैसे कि अन्य जितने भी एग्जाम है जिसमें साइंस आपके जनरल साइंस पूछा जाता है, तो कंप्लीट आजकल क्या है डिटेल से क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इसलिए कंप्लीट डिटेल से पढ़ना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो जनरल साइंस है, इसके अलावा रीट का जो मेन एग्जाम होना उसके लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो विशेषकर ध्यान में रखना है कि आपको आरपीसी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तैयार किए गए हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। और इनके जो सोर्स हैं वो आरबीएससी और जो मुख्य रूप से एनसीईआरटी की बुकों और जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है इनकी बुकों से कंप्लीट मैटर तैयार किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है। देखो पहले टॉपिक का नाम कवर होना चाहिए कि आनुवंशिकी। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लाल पुष्प वाले लंबे पौधे को जब बोने पौधे के साथ सफ़ेद पुष्प, यानी कि एक तरफ हमने ले लिए लाल पुष्प, यहाँ पे लिख लेते हैं रेड, लाल पुष्प हो गई। और इसके अलावा देखो लंबे हैं तो लंबे को हम यहाँ से वाई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में बोने पुष्प आ जाते हैं, तो बोने पुष्प के लिए हम सॉरी पहले सफ़ेद को लिख दें, तो रेड है तो सफ़ेद आ जाएंगे, तो इसको स्मॉल आर से लिख देते हैं यहाँ पर, स्मॉल आर। और सफ़ेद पुष्प हैं और बोने हो जाएंगे तो बोने स्मॉल वाई लिख देते हैं, ठीक है। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया। अब इनका हम जब क्रॉस करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो गेमेट्स बनते हैं वो बनते हैं आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन जाते हैं। अब इनका हम स्वपरागण कहते हैं, फर्स्ट पीढ़ी में यही आते हैं। फिर ये देखो डाई हाइब्रिड का उदाहरण है, ये द्विसंकरण का उदाहरण है। जो मेंडल के नियम पढ़ते हैं तो उनमें द्विसंकरण का ये एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पर इससे हम क्या करते हैं, गैमेट बनाते हैं। गैमेट किस प्रकार से, एक बार गैमेट यहाँ पे बनाना आपको मैं बता देता हूँ। इसको पहले हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई किया तो ये आर वाई बन गया। अब इसको इसके साथ में किया तो ये बन गया आर कैपिटल आर स्मॉल वाई बन गया। अब इस आर को हमने इस वाई के साथ किया तो स्मॉल आर कैपिटल वाई बन गया। इस आर को इसके साथ में किया तो ये स्मॉल आर स्मॉल वाई बन गया। तो ये 4 गेमेट्स बनते हैं, इनका हम परागण करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो चेकर बोर्ड बनाना आपको, और चेकर बोर्ड किसने बताया था, पुनेट नामक एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा चेकर बोर्ड दिया गया था। देखो एक बार यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ, क्योंकि इस पर आधारित ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे।
तो हमने बनाया था कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यही यहाँ पे लिख दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल ये यहाँ पे गलत हो गया, स्मॉल आई नहीं, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और लास्ट में आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा। इसको इसके साथ में करेंगे, इसके साथ में तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया। इसका इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बन गया फर्स्ट। अब इसका हम इसके साथ में करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ में कैपिटल आर स्मॉल, ये आपको सीखना पड़ेगा। देखो इसमें एक तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आता है, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसमें एक लक्षण लेके चलते हैं, इसमें दो लक्षण साथ में लेके चलते हैं, तो दोनों ही आपको सीखने पड़ेंगे। एक दो बार ट्राई करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बार मेरे साथ आप कोशिश करिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर देखो ये कैपिटल आर है इधर और यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये कैपिटल आर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और यहाँ पर जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये अंत में आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट ये देखो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा, और अंतिम हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। तो ये आपका चेकर बोर्ड बन गया डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अब देखो यहाँ पर लाल पुष्प वाले पौधे लंबे पौधे हैं साथ में, और बोने पौधे प्लस सफ़ेद पुष्प, इनका क्रॉस करवाया गया और क्रॉस में मेंडल ने पीढ़ियों के अनुपात में क्या देखा। अब देखो यहाँ पर 1:2:1, 3:1, 9, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1। अब देखो यहाँ पर ये एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपको कैपिटल आर मिले तो वो तो क्या हो जाएगा लाल। इसके अलावा हम बात करें तो स्मॉल आर मिले तो वो हो जाएगा सफ़ेद, कैपिटल वाई मिले तो वो हो जाएगा लंबा, और स्मॉल वाई मिले तो वो हो जाएगा बोना। अब इनमें हम छांट सकते हैं, देखो अलग अलग कलर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो कैपिटल आर एक इसमें है, इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, और इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखो ध्यान में रखना जो आर और कैपिटल वाई ये क्या है, प्रभावी लक्षण है, तो ये अपना लक्षण यहाँ पे प्रकट करेंगे। तो कैपिटल आर ये इसमें है, ये भी इसमें भी उपस्थित है कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें नहीं है, इसमें उपस्थित है कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें नहीं है, और इसमें उपस्थित है, और एक इसमें उपस्थित है। अब इनको गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, एक और रहेगा, देखो ये वाला, ये रहा एक, ये 9 हो गए टोटल। तो फर्स्ट कितना अनुपात आ गया, फर्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 9 अनुपात। सेकंड दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं। अब देखो अब ये वाला लेके चलते हैं, कैपिटल आर मतलब लाल और स्मॉल वाई मतलब बोना, लाल बोना यहाँ पर। अब देखो लाल बोना और कौन सा, देखो ये वाला लाल बोना है 2, और एक और देखो यहाँ पर कौन सा मिलेगा, ये वाला लाल बोना है, तो 3 हो गए, तो 9:3 आ गए। दूसरा फोन यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। अब देखो अब ये तो हो गया, ये हो गया, ये वाला लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये है आपका सफ़ेद और लंबा, सफ़ेद लंबा, तो 1 हो गया सफ़ेद लंबा 2, और ये सफ़ेद लंबा 3 हो गए, ये 3 आ गए सफ़ेद लंबा। और लास्ट ये एक बचता आपका कौन सा,
ये हो जाएगा सफ़ेद बोना, सफ़ेद बोना। तो ये अनुपात आपका निकल करके आता है और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये चेकर बोर्ड थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना, डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग में हम किस प्रकार कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे से शायद। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। द्विसंकर संकरण में प्राप्त 16 पौधों में समजीनी यानी कि जीनोटाइप की संख्या होगी। तो जीनोटाइप की संख्या यहाँ पर पूछिए कितनी होगी, हम जीनोटाइप देख सकते हैं। अब देखो अलग अलग प्रकार से हम जीनोटाइप यहाँ पर हम देखेंगे तो टोटल हमें कितने मिलेंगे यहाँ पर। एक बार मैं इसको देख करके बता देता हूँ टोटल जीनोटाइप किस प्रकार से होंगे। हाँ यहाँ पर देखो ये फर्स्ट ये जो 9 जीनोटाइप यहाँ पर मिलते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला राइट हो गया। थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लेना, यहाँ से निकल जाएंगे। अब देखो ज़्यादा टाइम हम देंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, कुछ जो चीज़ें समझाने लायक होगी वो आपको यहाँ पर बता दूंगा। मेंडल ने जब एक शुद्ध श्वेत पुष्पीय मटर के पौधे को एक शुद्ध लाल पुष्प पौधे से क्रॉस कराया तो F2PD में एकक होंगे। यानी कि जो पुष्प लिया इन्होंने पहला कैसा था, सफ़ेद था। सफ़ेद हम कैपिटल W ले लेते हैं यहाँ पर, देखो कैपिटल W मतलब वाइट, कैपिटल W। और पौधे का शुद्ध लाल पुष्पीय पौधे से क्रॉस कराएगा, ये लाल पुष्पीय मतलब कैपिटल R हो जाएगा। अब इसने पूछा क्या कि F2PD में एकक क्या होंगे, श्वेत पुष्पीय पौधे होंगे, लाल पुष्पीय पौधे होंगे। लाल पुष्पीय तथा सफ़ेद पुष्पीय पौधों का अनुपात 3:1 होगा। लाल पुष्पीय तथा सफ़ेद पुष्पीय एकक 1:1 के अनुपात में होंगे। अब देखो यहाँ पर सफ़ेद, पीछे हमने बात की तो सफ़ेद पुष्प जो होता है ये अप्रभावी होता है, अप्रभावी होता है, और लाल पुष्प जो होता है ये प्रभावी होता है। तो हम लाल पुष्प को कैपिटल लेकर के चलेंगे, यहाँ पर करके आपको बता देता हूँ मैं, कैपिटल R और ये स्मॉल r, इसकी गेमेट बनाएंगे कैपिटल R, इसका स्मॉल r, इसका हमने संकरण कराया तो कैपिटल R स्मॉल r बन गया। अब क्या करते हैं, इसका स्वपरागण कराते हैं। हमने क्या F2PD की बात कर रहे हैं तो F2PD में हम स्वपरागण यहीं पे करवा लेते हैं क्योंकि जगह है नहीं यहाँ पर और ज़्यादा। तो हमारा जो प्राप्त हुआ था वो कैपिटल R स्मॉल r प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी कैपिटल R स्मॉल r। अब देखो यहाँ पर आ गया RR, इसके साथ में कैपिटल R स्मॉल r, ये इसके साथ में कैपिटल R स्मॉल r, और ये RR हो गया। अब देखो ये तीनों ही क्या है, संकर, ये तो क्या हो गया, समयुग्मजी लाल हो गया, और ये संकर लाल हो गए, और ये हो गया आपका सफ़ेद। तो यहाँ पर देखो 3 ऐसे हैं जो लाल हैं और एक ऐसा है जो क्या है, सफ़ेद है। तो 3:1 मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। थोड़ा सा तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं कि मेंडलिज्म किससे संबंधित है। किससे संबंधित है मेंडलिज्म, जीवधारियों में वंशागति से, लैंगिक जनन के दौरान असूत्री विभाजन से, जीवधारी में उत्परिवर्तन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो ये तो सभी को पता है कि जो जेनेटिक्स है वंशागति से संबंधित है मेंडलिज्म। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द जीनोटाइप दिया गया था। जीनोटाइप शब्द किसने दिया था, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इसको क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। H.J. मुलर द्वारा, T. बावेरी द्वारा, W.S. सटन द्वारा और W.L. जोहानसन द्वारा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जीन शब्द ही किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था, जीन से जीनोटाइप बना है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर का क्वेश्चन। मेंडल निम्न पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। मेंडल ने किस पे कार्य किया था मुख्य रूप से, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पाइसम, ड्रोसोफिला, न्यूरोस्पोरा, आइनोथोरा। देखो यहाँ पर पाइसम सेटाइवम जो है ये मटर का साइंटिफिक नेम है और मेंडल ने किस पे कार्य किया था, मटर पर कार्य किया था। तो मटर का साइंटिफिक नेम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक पेरेंट के गुणसूत्र का पूरा सेट इकाई के रूप में इनहेरिट मतलब वंशागत, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। तो एक पेरेंट के गुणसूत्र का पूरा सेट इकाई के रूप में इनहेरिट होने पर क्या कहलाता है, इनहेरिट होगा तो क्या कहलाएगा। तो पेरेंट के गुणसूत्र का पूरा सेट की बात कर रहे हैं, पूरा सेट क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो देखो जीन को ही हम जीनोम, जीन से क्या बना है, जीनोम बना है, और जीनोम में आगे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मेंडल ने आनुवांशिक अध्ययन के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि कई लक्षण उपस्थित होते हैं, निम्न में से कौन सा गुण उनको सम्मिलित नहीं किया था।
तो मेंडल ने क्या किया था, आनुवंशिक अध्ययन के लिए मटर के पौधे को चुना। तो इनमें कुछ लक्षण दे रखे हैं, इनमें से कौन सा लक्षण जो उसमें उपस्थित नहीं था। पौधे की ऊंचाई वो तो मेंडल ने ली थी, ये हम शुरुआत में कैपिटल टी के रूप में जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रूप में पढ़ते हैं। पौधे का रंग ये हम बाद में देखेंगे। फली का आकार ये तो लिया था, और फली का रंग भी लिया था, लेकिन पौधे का रंग नहीं लिया था, पौधे का रंग नहीं लिया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 1900 एडी में 3 जीव वैज्ञानिकों ने पृथक रूप से मेंडल के सिद्धांतों की खोज की थी। देखो मेंडल ने बहुत पहले कार्य किया था, और उसके बाद में उसके कार्यों को कई बार क्या हो गया, दबा दिया गया, क्योंकि उस समय ये जो डार्विन वगैरह थे ये उस समय ज़्यादा फेमस थे, तो मेंडल के कार्य इतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सके थे उस समय। लेकिन 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक थे, एक तो हुगो ड्यूवरीज, कॉरेंस और शेरमार्क, ये तीनों वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, जो मेंडल ने खोज की थी वही चीज़ इन्होंने खोज की थी, और इसी कारण से 1900 ईस्वी में दोबारा से उन्हीं मेंडलों के प्रयोगों की खोज हुई थी। मेंडल भाग्यशाली थे क्योंकि, इसका कारण क्या है, वो ऑस्ट्रिया में जन्मे थे जो एक अच्छा देश था, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ इसका। उन्होंने अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त मटर के पौधे को चुना, इस प्रोटीन से संबंधित कोई बात नहीं है इसमें। मटर के पौधे में विभिन्न लक्षण विभिन्न क्रोमोसोम पर उपस्थित थे। पायसम से टर्म अलग नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें अलग अलग यानी कि एक क्रोमोसोम्स पर एक ही लक्षण उपस्थित होता है, इस प्रकार के गुण इसमें मटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक अनुपात क्या होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कैपिटल टी स्मॉल टी करके देख लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको करते तो कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जो फिनोटाइपिक है वो तो आता 3:1, और जीनोटाइप आ जाएगा 1:2:1 आ जाएगा। तो इसमें पूछा क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक अनुपात, जीनोटाइप, जीन पर रूप क्या होगा। तो जीन पर रूप देखो यहाँ पर ये रहा, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर फिनोटिपिक पूछे तो 1:3 हो जाएगा, सॉरी 3:1 होगा ये वाला। किसी जीव के क्रोमोसोम्स का अगुणित संपूरक बना होता है। अगुणित संपूरक क्या कहलाता है, अगुणित संपूरक। देखो गुणसूत्र जो होते हैं वो एक्स इस प्रकार से मान लीजिए 2n होते हैं, अगुणित इस प्रकार से होते हैं, तो सामान्यतः इस रूप में पाए जाते हैं। अगर इस स्थिति में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम जीनोम कहते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पौधा होमोजाइगस या हिट्रोजाइगस हो तो प्रयुक्त होने वाला क्रॉस क्या कहलाएगा। अब देखो होमोजाइगस हो सकता है पौधा, या हिट्रोजाइगस हो, तो ये जो क्रॉस होगा तो इसमें ये क्या कहलाएगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है लिंकेज क्रॉस, सेकंड है रेसिप्रोकल, थर्ड है टेस्ट क्रॉस, और फोर्थ है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो मोनो हाइब्रिड में तो कैपिटल टी और स्मॉल टी लेते हैं, लेकिन विषम युग्म जी नहीं आता, हेट्रोजाइगस नहीं होता इसमें। लेकिन टेस्ट क्रॉस जब हम करवाते हैं तो इसमें एक तो क्या ले लेते हैं हम, जो नई पीढ़ी आती है वो ले लेते हैं, और एक हम पेरेंट्स लेते हैं, या तो उसमें प्रभावी ले लेते हैं, डोमिनेंट ले लेते हैं, या रिसेसिव ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन ये क्या है, हेट्रोजाइगस है ना, इस कारण से क्या हो जाएगा, ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है, संकरण जो होगा। क्वेश्चन नंबर 14, F2PD के पौधों का बोनापन है। F2PD में जो बोनापन आता है वो किस कारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट है अप्रभावी लक्षण, सेकंड है प्रभावी लक्षण, थर्ड है उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो F2PD में जो बोनापन होगा ये अप्रभावी लक्षण होगा, अप्रभावी लक्षण। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती, जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाएगी। मेंडल ने अगर जीनोटाइप, अगर बाहरी संरचना पूछे तो फिनोटाइप, और दोनों ही प्रकार का होलोटाइप हो जाएगा। मेंडल ने कुछ नियम प्रतिपादित किए जो कहलाते हैं। तो मेंडल के जितने भी नियम वो क्या कहलाते हैं, वंशागति के नियम कहलाते हैं, या आनुवांशिकता के नियम कहलाते हैं। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एलील की 2 युग्मों के लिए हेट्रोजाइगस है। एलील की 2 युग्मों के लिए हेट्रोजाइगस है। देखो यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, अगर कैपिटल टी ये सेम है तो ये हो जाएगा होमोजाइगस हो जाएगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस। अगर स्मॉल टी है तो ये भी होमोजाइगस होगा। मतलब दोनों एलील्स सेम हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों एलील्स सेम है तो होमोजाइगस यानी समयुग्मजी,
और अगर दोनों एलील्स अलग अलग प्रकार के हैं तो हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो क्या है, दोनों समान है, समयुग्मजी हो गए तो ये कैपिटल, लेकिन आगे समान हो गया ना ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस हमें पूछा है तो कैपिटल ये भी होमोजाइगस होगा, लेकिन ये वाला देखो ये कैसा है, हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मजी है। दो जीव बाह्य रूप में समान हो परंतु उनकी जीनी संरचना भिन्न हो। दो जीव हैं वो बाह्य रूप से हमें समान रूप से दिखाई दे रही हैं लेकिन उनकी जीनी संरचना भिन्न हो तो उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं हम, क्योंकि बाहरी रूप से हम देख रहे हैं, उसे बाहर से देख रहे हैं, अगर अंदर से देखते तो वो जीनोटाइप हो जाता। यदि किसी जीव की कोशिकाएं दो जोड़ा लक्षणों के लिए हेटेरोजाइगस है, यानी कोई जीव की कोशिकाएं हैं दो जोड़ा लक्षणों, कोई भी दो जोड़े लक्षण ले लेते हैं, एक बार इनको मैं मिटा देता हूं यहां से। हाँ, इसमें आप कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो हम आगे कंटिन्यू चलेंगे, वरना हम लेक्चर लेके चलेंगे, जैसा आपको इच्छा उसी प्रकार से देखेंगे। और जो आपको कोई भी टॉपिक कठिन लगे कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया तो उसकी थोड़ी भी हम बढ़ा देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। किसी जीव की कोशिकाएं दो लक्षणों के लिए हेटेरोजाइगस है, कोई भी दो लक्षण है उनके लिए हेटेरोजाइगस है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। और इनमें क्या होता है, मियोसिस होता है, तो उत्पन्न होने वाले गेमिट्स का जीनोटाइप क्या होगा, इनसे हमें गेमिट बनाने हैं तो ये इसके साथ करेगा पहले कैपिटल ए कैपिटल बी, और फिर ये वाला इसके साथ करेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, और ये इसके साथ करेगा फिर स्मॉल ए कैपिटल बी, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी, ये आपका जीनोटाइप बन जाएगा। अब देखो इसमें है ये थोड़ा पहले लिख दिया इसने, मैंने इसमें बाद में लिख दिया, सेम ही है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि जनक पीढ़ी के किसी भी जनक पौधे का प्रथम संतानीय पीढ़ी के साथ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, साथ में आंसर भी देख लेंगे। मान लीजिए कोई भी जनक पीढ़ी है और किसी भी जनक पौधे का प्रथम संतान, कोई भी प्रथम संतान उत्पन्न हो गई और इसका पौधे का संकरण कराया जाता है, जनक पीढ़ी के साथ करवाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। यानी किसी भी जनक पीढ़ी के किसी भी जनक पौधे का जनक पीढ़ी के साथ किसी भी जनक पौधे का प्रथम संतानीय पीढ़ी, प्रथम संतानीय ये प्राप्त होगी, जनक पीढ़ी मान लीजिए ये हो गई या फिर ये ले लीजिए, दोनों में से कौन सा भी हम ले सकते हैं, तो वो संकरण क्या कहलाता है। देखो एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द्विवीय संकरण डाईहाइब्रिड क्रॉस, प्रतीप क्रॉस, संकर पूर्वज क्रॉस और पारंपरिक, ये तो कोई आता नहीं है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा प्रतीप क्रॉस या बैक क्रॉस भी इसे हम कह सकते हैं, संकर पूर्वज संकरण। क्वेश्चन नंबर 21, एक जीव में कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे जब जीनी संरचना ये वाले देखो यहाँ पर दिखाई गई है, तो कोई भी जीव है उसकी जीनी संरचना है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसमें कितने युग्मक बनेंगे ये इसमें पूछा है युग्मक। तो देखो युग्मक बनाने के लिए हम इसका क्रॉस इसके साथ में पहले हमने बात की थी, तो इसमें टोटल कितने युग्मक बन जाएंगे, 4 युग्मक बन जाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का ना था, यानी कि एक तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और एक स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 युग्मक बन जाए। दो कोशिकांग जो कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए ससीम केंद्रीय हैं, यूकेरियोटिक हैं, उत्तरदायी हैं, यानी कि कोई भी दो कोशिकांग है और कोशिका द्रव्य का वंशागत होता है, किस कोशिका में, यूकेरियोटिक कोशिका की हम बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी कोशिकांग है जो उत्तरदायी होंगे कोशिका द्रव्य की वंशागति के लिए, या फिर ये केंद्र का बाह्य वंशागति के लिए उत्तरदायी जीन किन में पाए जाते हैं। अब देखो जीन उपस्थित किस में होते हैं, तो जीन या तो डीएनए में उपस्थित होते हैं, और डीएनए किस किस में पाया जाता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, कोशिकांगों की हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखो इसमें राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट लेकिन राइबोसोम में नहीं होता है, इसमें लाइसोसोम राइबोसोम, ये तो वैसे गलत हो जाएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है क्लोरोप्लास्ट है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो एंडोप्लाज्म में नहीं होता है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। निम्न घटनाओं का ठीक अनुक्रम क्या होगा, ठीक अनुक्रम, ये जो ये घटनाएं नीचे हुई हैं तो इनका क्या होगा कि पहले कौन सी घटना हो, ये दूसरे नंबर पे कौन सी हो, तीसरे कौन सी, इनका क्रम हमें बताना है। तो आनुवांशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत की रचना, सेकंड है प्रयोग जिन्होंने सिद्ध किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, थर्ड है मेंडल के वंशागति के नियम। देखो सबसे पहले मेंडल के वंशागति के नियम आए थे, तो 1 नंबर पे ये हो जाएगा, फिर 2 नंबर पे हो जाएगा आनुवांशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत की रचना की गई, और 3 नंबर पे हो जाएगा प्रयोग जिससे कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ ये खोज की गई थी।
तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल के द्वारा किए गए अध्ययन के द्वारा जिन 7 लक्षणों को नियंत्रित करता है, लेकिन बाद में पाया कि क्रोमोसोम्स की निम्न संख्या होगी। पहले पता चला कि जो 7 संख्या होती है वो 7 क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये 7 जो क्रोमोसोम्स होते हैं इतना नहीं होता, क्योंकि इसमें जो 7 लक्षण होते हैं ये 4 क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और लक्षण कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक समयुग्मज अप्रभावी एवं विषम युग्मज पौधे के बीच संकरण कराएगा। समयुग्मज यानी कैपिटल टी ले लेते हैं, और अप्रभावी पूछा है यहाँ पर। देखो थोड़ा सा हमने यहाँ पर देखो छोटी सी गलती हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए ध्यान से करना है। समयुग्मज बट क्या है? अप्रभावी। अप्रभावी हो जाएगा स्मॉल टी। विषम युग्मज पौधे से संकरण कराएगा। विषम युग्मज जो है कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके साथ संकरण कराएगा। तो ये बीज संकरण जो करवाते हैं ये क्या कहलाता है? एक संकरण क्रॉस तो होगा नहीं, द्विसंकरण क्रॉस भी नहीं होगा, परीक्षण क्रॉस, और एक पश्च क्रॉस होगा, पश्च क्रॉस। तो यहाँ पर देखो विषम युग्मज के साथ करवाया, तो ये तो परीक्षण को तो हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, पश्च को बोलते हैं बैक क्रॉस। ये 2 प्रकार का होता है। देखो दोनों यहाँ पर समझ लीजिए आप। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब हम अप्रभावी के साथ करवाते हैं तो उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस। अगर हम प्रभावी के साथ करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं पश्च क्रॉस या बैक क्रॉस। ये दोनों ही टर्म अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। F2PD में अपूर्ण प्रभावी इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्थिति में, F2PD में अपूर्ण प्रभावी यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, अपूर्ण प्रभाविता हो, तो उस समय उसका अनुपात क्या होगा? ये पूछा है। देखो जीनोटिपिक अनुपात 3:1, ये तो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होता है। फिनोटोपिक अनुपात 3:1, जीनोटिपिक ये तो होता ही नहीं 3:1, और फिनोटिपिक होता है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। सी दे रखा है जीनोटिपिक यानी कि जीन पर रूप, और फिनोटिपिक फिनोटाइप या लक्षण पर रूप जिसे हम कहते हैं, इनका अनुपात बराबर होता है। ये 1:1 होता है, इनका अनुपात बराबर होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? जीनोटिपिक और फिनोटिपिक अनुपात वो बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। मेंडल ने प्रतिज्ञापित किए वंशागति के, इन मेंडल ने जो नियम दिए थे वो कितने नियम दिए थे वंशागति के? यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो मेंडल ने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए थे, ये ध्यान में रखना है। कौन कौन से दिए थे? एक तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम, एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और एक दिया था पृथकता का नियम। ये आगे हम बात करेंगे इन तीनों की। एलोमॉर्फिक का तात्पर्य क्या है? एलोमॉर्फिक हम किसे कहते हैं? क्या समझते हैं इसे? कोई 2 लक्षण, एक जोड़ा विपरीत लक्षण वाला, लिंग संलग्न लक्षण, एक जोड़ा समान लक्षण का। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कि अगर कोई 2 मतलब लक्षण है या फिर एक जोड़ा लक्षण है, एक तो लंबा है एक छोटा है, तो इस प्रकार का जो होगा ये कहलाएगा एलोमॉर्फिक। अलैंगिक जनन से उत्पन्न जंतु जो सारे जनक लक्षणों को वंशागति प्राप्त करता उसे कहते हैं, यानी अलैंगिक जनन किसमें? जैसे हाइड्रा वगैरह, अमीबा वगैरह, इनमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो इससे जो जंतु उत्पन्न होते हैं उनमें जो लक्षण जो होते हैं ये जनक के सेम टू सेम होते हैं। जैसा अमीबा के माता पिता होते हैं वैसे जो नया उत्पन्न होने वाली संतति होगी अमीबा वैसा ही मिलेगा। इसी प्रकार और किसी भी प्रकार का लक्षण देख लो, अलैंगिक जनन से जो भी उत्पन्न होगा नया जीव वो अपने माता पिता से बिल्कुल ही समान होगा, समान लक्षण उसमें देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो बनता है संतति उसे हम क्लोन कहते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट हो जाएगा। मेंडल अपने प्रयोगों में लिंकेज अवधारणा को नहीं पहचान सके। तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग दिए थे उनमें जो लिंकेज यानी संलग्नता इसको पहचान नहीं सके। तो इसका कारण क्या था? ऑप्शन फर्स्ट है अनेकों गुणसूत्रों को देखना था। सेकंड है लक्षणों जिनका उसने अध्ययन किया वे भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। थर्ड है उसके पास शक्तिशाली माइक्रोस्कोप नहीं था, ये भी नहीं है। उसने केवल शुद्ध पौधे का अध्ययन किया था, नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन डी बी हमारा राइट आंसर हो जाए कि उसने जब अध्ययन किया था तो वो गुणसूत्र थे, भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। लक्षण कोई भी ऐसा लक्षण नहीं मिला जो उनके साथ में उपस्थित है। इसी कारण से संलग्नता की खोज इनके द्वारा नहीं की गई। प्रथम जेनेटिस्ट यानी प्रथम आनुवांशिकी वैज्ञानिक कौन सा था? तो वो मेंडल ही था।
बैक्रोस क्या है? तो बैक्रोस हमने बात की थी, बैक्रोस में होता क्या है? पश्च क्रोस हिंदी में इसे हम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर F1 जीव तथा F2 जीव के बीच एक क्रॉस, नो ये तो नहीं होगा। F1 जीव तथा अन्य F1 जीव के एक क्रॉस, नो नो। F1 तथा दो जनकों में से एक के बीच क्रॉस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। F1 मतलब कैपिटल टी ले लो या फिर स्मॉल टी ले लो, ठीक है। ये जनक हो गए आपके दो जनक, ये तो पेरेंट्स में दोनों जनक हो गए। अब F1 में क्या प्राप्त होता है? कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। इसका क्रॉस इनके साथ में जब करवाते हैं तो ये कहलाता है बैक क्रॉस या पश्च क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 33, जब एक पीले चूहे को अन्य पीले चूहे से क्रॉस कराया गया था तब F1 पीढ़ी में पीले तथा भूरे काले चूहे यानी पीले और भूरे काले चूहे का अनुपात प्राप्त हुआ 2:1। यह पीले चूहे होमोजाइगस नहीं है, यानी कि इनमें जो पीले चूहे मिले ये कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, और जो कैपिटल टी मिले या फिर वाई लिख लो, एक ही बात है। मैं एग्जाम्पल के लिए कैपिटल ले लिख रहा हूँ। अगर कैपिटल टी मिले तो ये होमोजाइगस नहीं थे, यानी इस प्रकार का हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो इसका कारण क्या हो सकता है? ये देखो घातक जीन की उदाहरण है। घातक जीन की उदाहरण थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, क्यों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ध्यान में रखना है, जब कि वाई लेके चलते हैं हम येलो के लिए, तो कैपिटल वाई वाला जो चूहा मिलेगा वो आपका मर जाएगा। अगर इस प्रकार से सम युग्मजी या होमोजाइगस आपको कोई भी चूहा मिलेगा वो मर जाएगा, लेकिन जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला चूहा है, इस प्रकार का चूहा मिलेगा वो जीवित रहेगा। तो ये क्या घातक प्रभाव के कारण होते हैं? होमोजाइगस पीला जीन के घातक प्रभाव के कारण जीवित नहीं रह सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा कि होमोजाइगस वो होते हैं, उसमें कैपिटल वाई वो होते हैं और वो घातक जीन की उपस्थिति के कारण जीवित नहीं रह पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। यदि बोने मटर के पौधे को GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड जो होता है, हार्मोन है एक पादप हार्मोन, इसके साथ उपचारित किया गया तो शुद्ध लंबे मटर के पौधे के रूप में परिवर्तित हो गया। ये देखो बोना पौधा है कोई भी, अब इसको GA3 से हमने क्या किया? उपचारित किया, और ये बदल गया कैपिटल टी लंबे पौधे में बदल गया। इसे उपचारित पौधे को एक शुद्ध बोने पौधे के साथ, देखो शुद्ध लिखा हुआ यहाँ पे, ये ध्यान में रखना है, शुद्ध बोने पौधे के साथ क्रॉस करवाया गया तो F1 फिनोटाइप अनुपात किसके समान होगा? ये है, और इसका क्रॉस हमने इसी के साथ में करवा दिया। इसके साथ मतलब जो पेरेंट्स है शुद्ध लंबे पौधे के साथ में क्रॉस करवाया तो क्या बनेगा? यही बनेगा कैपिटल टी, है ना। तो इसमें 100% क्या हो जाएंगे? सभी पौधे बोने नहीं, लंबे होंगे। सभी पौधे क्या होंगे? सभी पौधे लंबे प्राप्त होंगे। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। मेंडल की सफलता में किसका योगदान था? मेंडल की सफलता में मुख्य रूप से किसका योगदान था? आंकड़ों की गुणात्मक विश्लेषण, वंशागत हुए लक्षणों का स्पष्ट परीक्षण, जीव विज्ञान के बारे में उनकी जानकारी, एक समय पर एक ही लक्षण का ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके नीट और आरबीसी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, तो आपकी सेकंड ग्रेड में भी आने की संभावना है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण को चुना, इसी कारण वो सफलता का मुख्य रूप से यही कारण इनका रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कैपिटल बी इंटू स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच क्रॉस कराने पर F2 जीनोटाइप, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी और ये लास्ट वाला आपका स्मॉल ए स्मॉल बी बीच अनुपात क्या होगा? ये अनुपात पूछ लिया इन्होंने, ये अनुपात क्या होगा? अब देखो ये वाला सेम वही क्रॉस है, मैंने पीछे आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था शुरू में। अब देखो ये पूछा है और ये पूछा, ये मतलब कैसे हो जाएंगे? और ये पूछा है इनका अनुपात क्या होगा, ये पूछा उन्हें जीनोटाइप अनुपात। अब देखो जीनोटाइप अनुपात के लिए हमें क्या करना है? जीनोटाइप अनुपात के लिए हमें जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था वो देखना पड़ेगा हमें। अब देखो यहाँ पर ऊपर चलते हैं, ऊपर शुरुआत में हमने देखो ये रहा डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो इसमें पहला तो ये है, ये कितने हैं यहाँ पर देखो, ये तो एक ही है ना, एक आ जाएगा। अब दूसरा कौन सा, एक बार देखो दूसरा हमने क्या लिया यहाँ पर, दूसरा है स्मॉल ए है बीच में,
यानी बीच में स्मॉल आर मिलेगा और सभी बड़े मिलेंगे। एक तो ये रहा, पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ये ले लेते हैं। एक तो ये तो नहीं है, ये वाला एक तो ये हो गया, और इसके बाद में एक ये रहा, दो ही हैं। तो एक हो गया, एक यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हो गया पहला, और दूसरा दो हो गया। और इसके बाद में देखो कौन सा है, फिर नीचे देखते हैं हम, कैपिटल ए है और तीनों बाद में छोटे हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर और तीनों छोटे कौन से हैं, देखो एक ये हो गया, एक ऐसा शायद और किसी में नहीं है, एक ये रहा, दो ही है। तो ये हो जाएगा 2 अनुपात। फिर लास्ट में क्या है, लास्ट में स्मॉल एक ही है, तो ये हो जाएगा 1:2:1। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1:2:1। नेक्स्ट है, यदि लाल आंख मतलब प्रभावी लक्षण, मक्खी के साथ सफेद आंख वाली अप्रभावी लक्षण सफेद मक्खी को मिलाया गया तो F2PD में लाल आंख व सफेद आंख वाली मक्खियों का अनुपात क्या होगा। अब देखो, रेड आंख मतलब कैपिटल आर, सफेद आंख मतलब स्मॉल आर। इनका संकरण करवाया गया तो F कैपिटल आर स्मॉल आर बन गया, फिर वापस करवाया गया, तो ये हो जाएगा आपका 3:1 ही प्राप्त होगा। ये आंसर हो जाएगा इसका। किस वर्ष में मेंडल के कार्यों को पुनः खोजा गया, तो 1900 में खोजा गया था। 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो ड्यूब्रिज, शेरमार्क और कोरेंस। डाई हाइब्रिड क्रॉस किससे संबंधित है, तो तीनों जो सिद्धांत दे रखे हैं यहाँ पर, एक तो प्रभाविता का सिद्धांत, स्वतंत्र अपीवन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत और युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत। तो इनमें से डाई हाइब्रिड क्रॉस है वो किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर हमें इसमें देखो प्रभाविता का सिद्धांत है, एक तो इसमें प्रभावी और अप्रभावी हो जाएगा, और एक स्वतंत्र अपीवन का सिद्धांत, इसमें किस प्रकार से अपने जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से रखता है वो, और यही आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस से संबंधित हो जाएगा, स्वतंत्र अपीवन। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जो अप्रभावी लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं वो किस प्रकार से प्रकट होते हैं, वो इसमें एक पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी जो था स्मॉल ए कैपिटल बी के बीच क्रॉस कराने से निर्मित होगा, इनका क्रॉस करवाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये पूछा है। तो इसमें देखो क्रॉस करवाने पर, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, ये आपका राइट होगा। इसको क्रॉस करवा के आप देख लेना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसको क्रॉस करवा के सेम वैसे ही करना, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था उसी प्रकार से इसके पहले युग्मक बनाने के उनका क्रॉस करके चेकर बोर्ड बनाना और उसमें आपको मिलान कर लेना है। कैपिटल आर स्मॉल आर जीवों के स्वपरागण से निर्मित हेटेरोजाइगस जीवों का प्रतिशत क्या होगा। अब देखो ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके हम स्वपरागण कराते हैं, तो स्वपरागण के लिए कैपिटल आर ये हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसमें पूछा गया जीवों का प्रतिशत क्या हुआ, हेटेरोजाइगस जीवों का प्रतिशत पूछा, तो हेटेरोजाइगस 50% हो जाएगा। मटर के पौधे पर एक प्रयोग में पीले गोल बीज युक्त एक शुद्ध पौधे को हरे झुर्रीदार बीज उत्पादन करने वाले पौधे से क्रॉस कराने पर F1 संतति का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। देखो सेम आपका ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मैंने पहला एक क्वेश्चन बताया था आपका, उसी पर आधारित है, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर फिनोटाइप अनुपात पूछा, तो फिनोटाइप यही हो जाएगा आपका 9:3:3:1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं द्विसंकर संकरण पर, नीट में भी पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड है, इनमें भी पूछे जा सकते हैं। जब मीठी मटर के 2 सफेद पुष्पों के बीच क्रॉस करवाया गया, यानी मीठी मटर उसके दोनों ही पुष्प कैसे हैं, सफेद पुष्प हैं, बीच क्रॉस करवाते हैं तो बैंगनी रंग के पुष्प का विकास होता है, ये किसका उदाहरण है। अब देखो ये इस प्रकार से होगा, ये
मटर के दो सफ़ेद पुष्पों के बीच क्रॉस करवाते हैं तो बैंगनी रंग के पुष्प का विकास होता है। ये किसका उदाहरण है? बहुकारक वंशागति, बहुविकल्पी वंशागति, संपूरक जीन व जीन पारस्परिक क्रिया, पूरक जीन व जीन पारस्परिक क्रिया। तो इसका देखो आंसर हमें देखें तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। मीठी मटर सेम होगा ये, तो यहाँ पर तो हम क्रॉस करवाएंगे तो बैंगनी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं, तो ये पूरक जीन हो जाएगा। पूरक जीन या जीन पारस्परिक क्रिया, पूरक जीन, ये ध्यान में रखना है। मेंडल ने आनुवांशिक इकाइयों के लिए क्या प्रस्तावित किया? मेंडल ने आनुवांशिक इकाइयों के लिए क्या प्रस्ताव किया? अब देखो इसमें वर्तमान में उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। वर्तमान में जीन कहते हैं। उस समय मेंडल ने क्या कहा था उसे? तो उस समय मेंडल ने उसे फैक्टर या कारक कहा था, इसे डिटरमिनर कहा था। ये ध्यान में रखना है। एक शुद्ध बोने पौधे को एक्स किरणों से उपचारित किया गया। शुद्ध बोना पौधा है यानी कि स्मॉल टी, इसको एक्स किरणों से उपचारित किया गया। वह उत्परिवर्तित होकर शुद्ध लंबे पौधे में परिवर्तित हो गया। शुद्ध मतलब कैपिटल टी। इस नए पौधे को संकरित लंबे पौधे के साथ कैपिटल टी, संकरित लंबा पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी, संकरित है, क्रॉस कराया गया था। तब संततियों का प्रतिशत क्या होगा? तो क्रॉस किसके मध्य कर गया? कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के। तो ये क्या हो जाएगा? बैक क्रॉस हो गया। तो इसको यहाँ पर हम क्रॉस करवा लेते हैं, क्योंकि अच्छे से क्रॉस कराएंगे तो अच्छे से ध्यान में भी रह जाएगा हमें। अब देखो यहाँ पर हम एक तरफ लिख दे कैपिटल टी, एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो इसमें 50-50 प्राप्त होते हैं। 50% शुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, 50% शुद्ध बोने प्राप्त होते हैं। पूछा क्या यहाँ पर क्रॉस कराया तो कितना संततियों का प्रतिशत परिणाम प्राप्त होगा? बोने तो है ही नहीं इसमें, सभी पौधे लंबे होंगे, सभी लंबे, सभी बोने नहीं, सभी लंबे होंगे, ये होगा इसमें। किसके द्वारा 1:1:1 अनुपात आएगा? ये नीचे दे रखे हैं, इनको आपको ट्राई करना है। इनको देखो बार बार ट्राई करेंगे तो ये द्विवीय संकर संकरण है, इसमें आपका द्विवीय संकर संकरण क्लियर हो जाएगा। हर ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आप करेंगे तो आपका द्विवीय संकर संकरण है वो क्लियर हो जाएगा। और इसके आंसर की हम बात करें तो आंसर आपका ये निकल करके आएगा, ये होगा आपका बैक क्रॉस। बैक क्रॉस जब हम करवाएंगे, अब देखो ये तो आपका F1PD में जो संतति प्राप्त होती है वो हो गई, और ये आपका हो जाएगा अप्रभावी प्रेंट्स हो जाएगा। इसके साथ हम करवाते हैं तो ये टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, वैसे इसे हम टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस, और इसमें जो अनुपात होगा वो 1:1:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मेंडल संलग्नता तक पहुंचने में असफल रहा क्योंकि उनके द्वारा 7 प्रकार के लक्षणों के जीन चुने गए जो 4 भिन्न गुणसूत्रों पर स्थित थे तथा स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते थे। उसके द्वारा चुने गए जीन अलग तथा स्थिर थे। उनके द्वारा चुने गए जीन 7 असंजात गुणसूत्रों पर स्थित थे। उन्होंने क्रॉसिंग ओवर का अध्ययन किया। नहीं, ये तो नहीं है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा कि इन्होंने जो 7 लक्षण चुने थे वो लक्षण 4 भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित थे और स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते थे। इसी कारण से इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा सहलग्नता का खोज नहीं की गई थी। 48 नंबर का क्वेश्चन है, पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यवहन की आनुवांशिक विचारधारा अधिकांशतः किसके साथ समानता रखती है? यानी पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यवहन की जो आनुवांशिक या ये सिद्धांत है किससे मिलता जुलता है? अब देखो यहाँ पर समसूत्री अर्धसूत्री नहीं, अर्धसूत्री प्रजनन, ये हो जाएगा अर्धसूत्री और निषेचन से संबंधित हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि प्रतिरोधी विभेद विकसित होता है तो उसका प्रथम चरण क्या होगा? प्रतिरोधी विभेद विकसित होता है तो प्रथम चरण जनकों का चयन हो जाएगा। संकरण अनुपात प्राप्त करने के लिए पौधे में से किन लक्षणों को लिया जाता है? संकरण अनुपात प्राप्त करने के लिए पौधों को निम्न में से कौन से लक्षण हम यहाँ पर लेते हैं? प्रभावी लक्षण, अप्रभावी, नए लक्षण, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी लक्षण हम लेते हैं। आनुवांशिकी में चेकर बोर्ड का उपयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुनेट के द्वारा किया गया था। मेंडल के एक संकर संकरण F2 का फिनोटिपिक अनुपात 3:1, तब F1PD में कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? एक संकर संकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पौधे पर अध्ययन कहाँ किया था? तो ये वियना विश्वविद्यालय तो सही है आपका, यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ये तो नहीं है, ब्रून का भी नहीं, ये ब्रून का मठ हो जाएगा। ब्रून का मठ मतलब चर्च को ही बोलते हैं।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? तो मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? कि वे सस्ते थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। वे 7 जोड़ी विभेदी लक्षण युक्त थे, आसानी से उपलब्ध थे, ये भी ठीक है। बहुत आर्थिक महत्व के, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर कि 7 जोड़ी विभेदी लक्षण उनके पास थे। अब इस प्रकार से हमने टोटल 54 क्वेश्चन देख लिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। होमोजाइगस लंबे पौधे को, होमोजाइगस लंबे पौधे हैं, बोने पौधे के साथ क्रॉस कराने पर, बोने पौधे के साथ क्रॉस कराने पर F2PD में प्राप्त होने वाले पौधे का अनुपात क्या होगा? F2PD में अनुपात क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल t, तो कैपिटल T स्मॉल t प्राप्त हो जाएगा F1PD में। तो सभी होमोजाइगस बोने हो जाएंगे, सभी हेट्रोजाइगस लंबे होंगे। एक होमोजाइगस लंबा तथा एक हेट्रोजाइगस बोना, ऐसा तो नहीं है, 2 लंबे और 2 बोने, ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। F1PD की, F2PD की बात करें तो F2PD में तो ये नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो ये 3:1 होगा ये F2PD में, ये ध्यान में रखना है, 3:1। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने टोटल 55 क्वेश्चन है वो आनुवांशिकी जेनेटिक्स से संबंधित देखे हैं। जो मेंडल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मेंडलिज्म से संबंधित, वो हमने देख लिए हैं। ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखो इसमें जो क्वेश्चन पीछे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए वो क्वेश्चन भी हमने इसमें शामिल किए हैं। अगर आपको लेक्चर देखने हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा, वो टॉपिक मैं इसमें डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि आपके ज़रूरतमंद जितने भी दोस्त हैं उन तक पहुंच सके। धन्यवाद।